एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर जाने का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी 25 नवंबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने वाले हैं। 25 नवंबर को दोपहर 12 बजे होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पीएम मोदी का पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। नोएडा एयरपोर्ट के भूमि पूजन के मौके पर बीजेपी ने जेवर में बड़ी जनसभा का आयोजन किया है। पीएम की जनसभा के लिए 12 लाख वर्ग मीटर में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। सभा में 2.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। वहां 12 फीट ऊंचा स्टेज भी बन रहा है, जिस पर LED स्क्रीन लगाए जाएंगे और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़े 3D वीडियोस दिखाए जाएंगे। खबर यह भी है कि रैली के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे का नाम भी बदला जाएगा और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता है। 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे 2007 में बनना शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 2012 में हुआ था, जिसका श्रेय यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिया जाता है। दिल्ली दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी आज विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं और संसद के आगामी सत्र की रणनीति पर चर्चा कर सकती हैं। कल शाम 4:30 बजे ममता बनर्जी की पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर इशारों में हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि सब लोग वैक्सीन लगवा लें, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। उन्होंने करारा तंज कसते हुए सवाल किया कि अब किसकी वैक्सीन लगवाकर घूम रहे हैं? मोदी जी की ही वैक्सीन लगवानी पड़ी। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है। गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस चुनाव में यूपी में बीजेपी का जिन्नावादियों से मुकाबला है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को जिन्नावादियों से सावधान रहने की अपील की है। भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार पूरे दमखम से उतर रही है आम आदमी पार्टी। पंजाब चुनाव के प्रचार के लिए लुधियाना पहुंचे केजरीवाल ने ऑटो और कैब ड्राइवरों की एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने एक ऑटो ड्राइवर के घर पर डिनर भी किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने कहा था कि बिजली फ्री करूंगा, लेकिन पंजाब में एक भी आदमी का बिल 0 नहीं आया। बस दिल्ली में बिजली के बिल नहीं आते। पूरे देश में बिजली का बिल 0 एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बनी तो हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह देंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोगा की रैली में कहा कि अगर एक परिवार में सास, बहू और बेटी हैं तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। जिन माताओं को पेंशन मिल रहा है उनके पेंशन के अलावा भी 1000 रुपए देंगे। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सशक्तिकरण कार्यक्रम है। लुधियाना में ऑटो वालों के यहां केजरीवाल के डिनर से पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी ऑटो वालों को लुभाने के लिए चला दांव। उन्होंने एक चौक पर ऑटो वालों के साथ बैठकर चाय पी। सीएम चन्नी ने ऑटो वालों के सभी तरह के चालान भी माफ करने का ऐलान किया और कहा कि जल्द ही नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण से जल्द निजात मिलने के आसार बढ़ गए हैं। हवा की तेज रफ्तार और उसके बदलते रुख से कुछ राहत मिलती दिख रही है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग आज स्थिति की समीक्षा करेगा। दिल्ली में पिछले 2 दिन से हवा तेज रफ्तार से चल रही है, जिससे AQI और प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार हुआ है। इसके कारण दिल्ली के कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे पहुंच गया है। 4 नवंबर के बाद से AQI 600 के पार पहुंच गया था। प्रदूषण के हालात पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार 1-2 दिन में फिर हालात की समीक्षा कर सकती है। हवा की गुणवत्ता बेहतर होने पर दिल्ली में CNG से चलने वाले ट्रकों को इजाजत दे दी जाएगी। साथ ही स्कूल खोलने पर भी फैसला हो सकता है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में अभी रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान जारी रहेगा, ताकि रेड लाइट्स पर गाड़ियों से प्रदूषण में कमी की जा सके।
दिल्ली में निर्माण कार्यों से पाबंदी हटाई गई है, लेकिन सख्त मॉनिटरिंग होगी और कुछ बंदिशें जारी रहेंगी। निर्माण कार्यों को छूट देने के पीछे सरकार की दलील ये है कि इससे मजदूरों के लिए रोजगार का संकट नहीं खड़ा होगा। शराबबंदी को लेकर विवाद में फंसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को राज्य के लोग शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। शराब को लेकर शादी समारोह में पुलिस के छापे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर ही छापेमारी की जा रही है। चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए पटना पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह नाकाम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वे नीतीश कुमार को पहले ही इसके बारे में आगाह कर चुके थे। गुजरात के कच्छ के पास सागर शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स ने समुद्री क्रीक बॉर्डर में सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई का प्रदर्शन किया। लखपत के लकी नाला क्रीक क्षेत्र में हुए अभ्यास में सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड, मार्कोस कमांडोज और एयरफोर्स के जवान शामिल हुए। 2.5 साल के अंतराल के बाद स्पाइस जेट ने एक बार फिर से बोइंग 737 मैक्स की उड़ान शुरू की है। इससे मुसाफिरों की सुविधा बढ़ेगी। कंपनी ने कहा है कि साल के अंत तक बोइंग 737 मैक्स में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार के बेगूसराय में विदेशी दुल्हन और स्थानीय दूल्हे की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। फ्रांस की रहने वाली मैरी ने पूरे परिवार के साथ बेगूसराय पहुंचकर हिंदू रीति रिवाज से अपने प्रेमी से शादी रचाई। मैरी और उसके प्रेमी राकेश की 6 साल पहले कोलकाता में मुलाकात हुई थी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अशोक गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक कल शाम 4 बजे बुलाई गई है। गहलोत सरकार के मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि 2023 का चुनाव गहलोत के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लखनऊ में कल हुई किसानों की महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़ा दिखा। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से कई मुद्दों पर चर्चा अभी बाकी है। पंजाब के कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 26/11 हमले के बाद सरकार ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की और जो भी किया वो शब्दों के जरिए किया, जबकि ऐसे हमलों के बाद अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसे कमजोरी माना जाता है। दिल्ली में बढ़ते साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की बड़ी पहल। अब दिल्ली के 15 जिलों में बनेंगे साइबर पुलिस स्टेशन। नोटिफिकेशन किया गया जारी। देश में लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि अब लगभग हर तरह की वारदात को सॉल्व करने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जाती है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने यह फैसला किया है। जल्द इन सभी पुलिस स्टेशन में एसएचओ की तैनाती की जाएगी। साइबर पुलिस स्टेशन लोकल पुलिस स्टेशनों से पूरी तरह अलग होंगे और यहाँ का स्टाफ पूरी तरह से साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए ही काम करेगा और ट्रेंड भी होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के कम होते असर को देखते हुए स्कूलों में 100% क्षमता के साथ पहली से 12वीं तक की क्लास शुरू करने का फैसला किया गया है। हॉस्टलों में भी सभी छात्रों को रखने की इजाजत दे दी गई है। स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने या सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाई कराने का फैसला स्कूल प्रबंधन समिति ही करेगी। स्कूल और हॉस्टल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। त्रिपुरा हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तृणमूल कांग्रेस ने बिप्लब देब सरकार के खिलाफ अवमानना की अर्जी दाखिल की है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से टीएमसी नेताओं ने सौगत रॉय के नेतृत्व में मुलाकात की थी और त्रिपुरा में हिंसा को लेकर गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा था। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बिना अनुमति के होर्डिंग पर फोटो लगाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर एक विज्ञापन कंपनी ने ये होर्डिंग लगाई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को राहत मिली है। समीर वानखेड़े के परिवार के बारे में ट्वीट करने से रोकने से इनकार किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सत्यापन के बाद ही कोई पोस्ट करे नवाब मलिक, उन्हें ट्वीट करने से नहीं रोक सकते। हाईकोर्ट से राहत के बाद नवाब मलिक ने ट्वीट किया और लिखा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई थी और परिवार के खिलाफ बयान पर रोक लगाने की मांग की थी। नवाब मलिक ने कल जारी की थी वानखेड़े की टोपी वाली तस्वीर। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद आज तृणमूल कांग्रेस
ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि कीर्ति आजाद को आज दिल्ली में टीएमसी में शामिल कराया जा सकता है। कांग्रेस से पहले कीर्ति आजाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं। भारत में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महज 7,569 नए केस सामने आए हैं, जबकि 12,202 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले केरल से आ रहे हैं। अगर वैक्सीन की बात की जाए तो अब तक 117 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पहले टेस्ट मैच के लिए कानपुर पहुंच गए हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में 25 नवंबर से पहला टेस्ट मैच होगा। टीम इंडिया ये टेस्ट अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में खेलेगी। कानपुर पहुंचने पर खिलाड़ियों का होटल में भव्य स्वागत किया गया। कानपुर के होटल में पहली बार घंटे, घड़ियाल और रामधुन के साथ सभी खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। उन्हें भगवा पटके भेंट किए गए। कानपुर के ग्रीन पार्क में होने जा रहे टेस्ट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है। मैच के टिकट खरीदने के लिए कतारें लगी नजर आई। कानपुर में 5 साल बाद कोई मैच होने जा रहा है, लिहाजा क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह लाजमी है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज से दोनों टीमों के प्रैक्टिस करने की भी संभावना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास कड़ी सुरक्षा है और किसी को भी स्टेडियम में जाने की इजाजत नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महुआ से बनी शराब को वैध बनाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई जा रही है। ये शराब दुकानों में विरासत मदिरा के नाम से बेची जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि ये आदिवासियों के आमदनी का जरिया भी बनेगी। शरणार्थी मुद्दे पर स्वीडन और इराक के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। यूरोप में शरण की तलाश कर रहे शरणार्थियों को लेकर हुई बातचीत। हाल के दिनों में यूरोप में घुसने की तलाश कर रहे सैकड़ों इराकी शरणार्थियों ने बेलारूस और पोलैंड की बॉर्डर पर हुए हैं जमा। ऑस्ट्रेलियाई वीजा धारकों को 1 दिसंबर से मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में एंट्री। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि विदेशी लोगों के देश में आने से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल। मई 2020 में विदेशी पर्यटकों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर रखा था अपना दरवाजा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील पर किए हस्ताक्षर। इस डील से ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी अमेरिकी, ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी से जुड़ी तकनीक। अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचा क्रिसमस ट्री। अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन ने रिसीव किया ट्री। बग्घी से क्रिसमस ट्री को व्हाइट हाउस लाया गया। इसे व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में रखा जाएगा। मशहूर कोरियन पॉप बैंड बीटीएस ने जीता अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। 4 साल पहले शुरू हुए इस कोरियन बैंड के 7 सदस्यों ने दिग्गजों को दी मात। टेलर स्विफ्ट, रैपर ड्रेके, पॉप सिंगर एरियाना ग्रेनेड जैसे दिग्गजों को हराकर जीता खिताब। रूस ने यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के लिए पश्चिमी देशों को बताया है जिम्मेदार। मॉस्को द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रूस का झूठा खतरा दिखाकर बनाया जा रहा है इलाके में तनाव। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद मशहूर चैम्प्स एलिसीज एवेन्यू को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। क्रिसमस के चलते सजाया गया पूरा एवेन्यू दुनिया के सबसे खूबसूरत एवेन्यू में से एक है। मुक्त व्यापार के मुद्दों पर आसियान देशों के साथ हुई चीन की बैठक। अगले 3 साल के लिए $1.5 बिलियन की मदद चीन ने आसियान देशों को पेशकश की है। बैठक के दौरान म्यांमार दिखा नदारद। आसियान देशों के समूह का हिस्सा है म्यांमार। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से न्यूजीलैंड की सरकार दूर रखेगी। बाहर इस तरह जिम जाने के लिए इन्हें दिखाना होगा कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट। दिसंबर के शुरुआती दिनों में हटेगी पाबंदी। जर्मनी की संसद में पेश हुआ कोविड ड्राफ्ट। नए बिल में कोरोना से जुड़े मौजूदा नियमों को सख्त किया गया। सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए दिखाना होगा कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट या हेल्थ पास। संसद से पास होने के बाद बनेगा कानून।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपनी शादी की 12वीं सालगिरह पर फैंस के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी और राज कुंद्रा की तस्वीरें शेयर की हैं और उसके साथ एक प्यारा सा मैसेज भी लिखा है। आपको बता दें कि पॉर्न वीडियो मामले में जेल जाने और बुरी तरह फंसने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की तलाक की खबरें लगातार आ रही थीं, लेकिन अब शिल्पा शेट्टी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि वो और राज के बीच सब कुछ नॉर्मल है। पोर्नोग्राफी केस में फंसी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अदालत में कहा है कि उनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाए गए वीडियो कामुक हो सकते हैं, लेकिन किसी भी शारीरिक यौन गतिविधि या यौन संबंध को दिखाने वाले नहीं। राज कुंद्रा के वकीलों द्वारा दायर किए गए दस्तावेज में कहा गया कि राज कुंद्रा किसी भी तरह से सामग्री निर्माण, प्रकाशन या वीडियो को प्रसारित करने से जुड़े नहीं हैं। ये कलाकारों द्वारा शूट किए गए हैं, जिसमें कलाकारों ने सहमति जताई है। एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की है और बताया है कि उनके करियर में एक समय ऐसा था जब वो केवल 35 रुपए कमाते थे। रोहित शेट्टी ने बताया कि 90 के दशक में उन्होंने अपना करियर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शुरू किया था। इस फिल्मी सफर को शुरू करते हुए उनकी सैलरी केवल 35 रुपए हुआ करती थी। प्रियंका चोपड़ा निक जोनास के तलाक की अफवाहों का जवाब देते हुए प्रियंका चोपड़ा की मॉम ने एक इंटरव्यू के दौरान इसे बकवास और गलत बताया। एक्ट्रेस की मॉम ने लोगों से अपील भी की है कि वो इस तरह की झूठी खबरें ना फैलाएं। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने पति निक जोनास का सरनेम हटा दिया था, जिसके बाद इस तरह की अफवाहें फैल रही थीं। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत के गेहूं को अफगानिस्तान भेजने के लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए हैं। पिछले महीने अफगानिस्तान को लेकर रूस में आयोजित हुए मॉस्को फॉर्मेट के दौरान भारत ने तालिबान के नेताओं से मुलाकात की थी। बैठक में भारत ने अफगानिस्तान को तत्काल मानवीय मदद देने की पेशकश की थी। तालिबान शासन के आने के बाद अफगानिस्तान में ये भारत की तरफ से पहली मदद होगी। पेटीएम की टॉप लिस्टिंग ने 2 दिन में साफ किए निवेशकों के 50,000 करोड़ रुपए। गिरावट के बाद कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने खुद की तुलना एलन मस्क से करते हुए कहा कि शुरू में टेस्ला भी ऐसे ही लुढ़की थी। 15.5 लाख 6 करोड़ रुपए मार्केट कैप के साथ एचडीएफसी ग्रुप रिलायंस को 15.24 लाख करोड़ रुपए के साथ पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप बना। टाटा अभी भी टॉप पर मौजूद है। आरबीआई ने तैयार की पीएमसी बैंक की समाधान योजना। इसके बाद बैंक ग्राहकों को 3 से 10 साल में वापस मिल जाएगी बैंक में जमा पूरी रकम। एयरटेल के टैरिफ बढ़ाने के बाद जियो और वोडाफोन से महंगे हुए एयरटेल के प्लान। जियो से एयरटेल के प्लान 600 रुपए और वोडाफोन से 300 रुपए तक महंगे हुए।